हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जिसके साथ आप मैथ्स के प्रैक्टिस पेपर और मैथ्स सब्जेक्ट को काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आप सभी के लिए मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस पेपर 12 आपको डिलीवर्ड कर चुकी हूँ। तो आप सभी ने यदि वो प्रैक्टिस पेपर नहीं देखे हैं तो आप उन प्रैक्टिस पेपर को ज़रूर देखें ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फुलफ़िल हो सके। आज का जो हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 13 है, इसमें हमने मिक्सअप क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपका जो नंबर सिस्टम का कोई भी टॉपिक है, यदि आपका स्किप हो गया है अभी तक, हमने 12 लेक्चर में हर एक टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाया है और यदि आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम है या समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है यूनिट डिजिट से इकाई अंक से। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 386 इंटू 97 इंटू 28 में इकाई का अंक क्या है। अब जब भी इकाई के अंक की बात होती है तो सिर्फ आप यहाँ के यूनिट डिजिट इकाई के नंबरों को उठा लें, बाकी नंबरों से आपको कोई भी मतलब नहीं है। अब इन नंबरों का हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। देखिए 6 का आप 7 में करेंगे तो 6 और 7 होते हैं आपके 42 इंटू आपका 8। अब हमें सिर्फ इस इकाई के अंक को लेना है क्योंकि यहाँ पर आपके जो 10 वाले प्लेस पर है, जो आपके दहाई के स्थान पर है, उस नंबर का कोई भी महत्व नहीं है। अब 2 और 8 का अगर आप गुणा करते हैं तो 16 आता है और ये आपका इकाई का अंक क्या है यहाँ पर 6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से इकाई के अंक का मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आपका कवर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 1989 है। यदि उनमें एक संख्या 117 और दूसरी संख्या बताओ। तो देखिए महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के सीधे सीधे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो आप ध्यान रखें, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर आपका महत्तम समापवर्तक इंटू लघुत्तम समापवर्तक। ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा याद करने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पहली संख्या आपकी यहाँ पर 117 दी हुई है, दूसरी संख्या आपको यहाँ से निकालना है और महत्तम समापवर्तक आपको 13 दिया हुआ है और लघुत्तम समापवर्तक आपको 1989 दिया हुआ है। आपको दूसरी संख्या फाइंड करना है तो सीधी सी जिस संख्या को आपको दिया हुआ है उस संख्या को आप इसके डिनोमिनेटर में हर में ले जाएं। अब 13 से 117 को आप कैंसिल कर सकते हैं 9 टाइम और 9 से आपका 19 और 89 भी कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम? 221, मतलब 221। तो इस हिसाब से आपकी जो दूसरी संख्या होगी वो ऑप्शन नंबर बी 221 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एलसीएम पर बेस्ड है क्योंकि आपको यहाँ पर उस नंबर को निकालना है जो नंबर पूरी तरह से उस संख्या को विभाजित करे। और जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो एक कॉमन वैल्यू उन सभी में से आप निकालें जो उस नंबर को विभाजित करे। तो देखिए एलसीएम जो है वो आप सभी को निकालना आता ही होगा और यदि नहीं आता है तो आप इसे अच्छे से देखिए, मैं यहाँ पर बेसिक से बता रही हूँ। सबसे पहले जो छोटा नंबर होता है हम 2 से इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने इसे 7 टाइम और जो नंबर सिर्फ डिवाइड होता है हम उसी नंबर को डिवाइड करते हैं। जो नंबर डिवाइड नहीं होता है उस नंबर को आपको एज इट इज़ लिखते चलना है। लेकिन जब तक 2 से डिवाइड करना है कि हर संख्या जो भी है पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो जाए और जब नहीं होगी तब आपको 2 से अगला नंबर लेना है। अगर 2 के बाद अगला नंबर 3 से डिवाइड होता है तो आपको 3 लेना है। यहाँ
पर आप देख सकते हैं कि ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो देखिए एज इट इज़ जिस नंबर में डिवाइड नहीं हो रहा था मैंने उस नंबर को एज इट इज़ लिख दिया। अब लास्ट आप देखेंगे कि 3 के बाद 5 से हो नहीं रहा है, 6 से भी नहीं है, 7 से हो रहा है, तो हमने 7 ले लिया। अब इन सभी का जो मल्टीप्लिकेशन है आपको वो लेना है। 2 3 टाइम 8 होता है, 3 3 टाइम 27 होता है और ये 8। तो इस हिसाब से आपका जो मल्टीप्लिकेशन हुआ 1512 जो कि है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। एलसीएम आपको कभी भी निकालना है तो आप इसी मेथड से इसी तरह से निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बट्टा से लिया है जो कि हमेशा कंफ्यूज करता है, एग्ज़ाम में आता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि हमें किस तरह से इसे हल करना है। देखिए 20%, 25%, 10% के 3 क्रमिक बट्टा के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। जब भी हमें बात करें बट्टा तो हमें 100 से गुणा करना है और बाकी नंबरों को 100 से माइनस करते हुए, चूँकि यहाँ प्रतिशत है तो आपको 100 से भाग भी लगाते चलना है। देखिए मैं हर नंबर को माइनस कर रही हूँ और 100 से भाग भी लगा रही हूँ। तो इस तरह से यदि आपको मेथड आती है तो आप डायरेक्ट माइनस करके लिख देंगे। अब आपका यहाँ 100 हुआ, ये आपका 75/100, 80/100 होगा, ये आपका 90/100 होगा। जो भी सिंपल कैलकुलेशन हो आप उस सिंपल कैलकुलेशन को अप्लाई करें। आपका जो सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो है 54। अब जो आंसर आता है ये आपका फाइनल आंसर नहीं होता, क्योंकि हमें बट्टा फाइंड करना है। तो आप इसे 100 में से अगेन माइनस करेंगे जो कि होगा आपका 46, मतलब 46%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरह से नेक्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और 15% की हानि होती है, तब साइकिल का विक्रय मूल्य है। देखिए सीधी सी बात है, आप दुकान पर गए, आपने कोई भी सामान खरीदा और उस पर आपको जितने भी प्रतिशत की हानि होगी तो उसे निकालने के लिए हमें उस परसेंट को निकालकर उस जो भी आपका रुपए था जिससे खरीदा उसमें हम माइनस कर देंगे। चलिए विक्रय मूल्य निकालना किस तरह से है इस क्वेश्चन में आपको। तो एक व्यक्ति साइकिल कितने रुपए में खरीदता है? 1400 रुपये में। तो सबसे पहले तो इस 1400 रुपये पर आपको कितने प्रतिशत की हानि हुई है? 15% की, मतलब 14 और 15 कितना हुआ आपका? 210। आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 और 15, 15 चौको 60, 15 एकम 15 और 6 21। तो ये आपका जो आया है ये आपकी क्या निकाली है? हानि निकाली है। अब हानि मतलब आपने ज़्यादा में खरीदी कोई चीज़ और कम में बेची। कम में बेची मतलब आपने यदि साइकिल 1400 की खरीदी है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1400 से कम में बेची होगी, और कम में बेचना मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है? माइनस करना है। तो आपका कितना आ गया यहाँ पर? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 1190। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को एक बार समझ के करें और खुद अपने अकॉर्डिंग कि हम मार्केट में खड़े हैं और सामान ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आप बहुत जल्दी इसे समझ पाएंगे और कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 1140 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है और 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? देखिए आपको यहाँ पर अब लाभ और हानि दोनों की बात की गई है। सबसे पहले तो कितनी हानि हो रही? यदि मान लो कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी, 5% की हानि हो रही, मतलब वो आपकी कितने की हुई? 95 रुपये की। और यदि 5% का लाभ हुआ तो वो आपकी कितने की हुई?
5 की। अब यहाँ पर बोला गया है कि 1140 में बेचने पर, 1140 में बेचने पर कितने 5% की हानि, मतलब जो 95 है वो आपकी, उसकी जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर होगी। तो इस हिसाब से जो 95 की वैल्यू वो कितनी हुई 1190। आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यदि 5 से कैंसिल हो रहा है तो आप देख सकते हैं 5 से 19 और ये 21, तो जो 19 की वैल्यू है वो 1190 हुई। तो एक की वैल्यू क्या हुई 1190/19, मतलब आप इसे कैंसिल करेंगे तो एक की वैल्यू किसके बराबर हुई 60 की वैल्यू। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बहुत जल्दी इस मेथड को भी सीख पाएंगे। यदि एक की वैल्यू 60 है तो आपको कितने की वैल्यू निकालना है 21 की, क्योंकि उसने कितने में बेचा फाइंड करना है, और ये तो आपका कॉस्ट प्राइस बेचने पर 5% की हानि थी। अब हमें इस 21 पर लाभ पर निकालना है, तो 21 गुणे आप 60 करेंगे तो 1260, मतलब वो 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1260 रुपये में बेचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात यदि 8:9 है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर आप देखें कि जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है उनका जो अनुपात है वो है 8:9। यदि इस अनुपात से आप देखें तो यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है, दोनों में अंतर कितना है 1 का। यदि क्रय मूल्य 8 का है और विक्रय मूल्य 9 का है तो आपको 1 का यहाँ पर लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो लाभ है उसके बटे में, लाभ के बटे में, लाभ के हर में, डिनोमिनेटर में क्रय मूल्य लेना होता है। जब भी लाभ या हानि का प्रतिशत निकालें तो वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही लिया जाता है। तो लाभ है आपका यहाँ पर 1 और क्रय मूल्य है आपका यहाँ पर 8×100, मतलब 8 से आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये आपका होगा 25/2, और 25 में आप 2 से डिवाइड लगाएं तो 12/1/2%, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह से आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट है 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से देखें आप 60 अंडों का जो क्रय मूल्य है 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब यदि मैं इसका अनुपात निकालती हूँ तो जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है इन दोनों में जो अंतर है वो देखेंगे। यदि कोई वस्तु आपने 60 रुपये की खरीदी और 75 रुपये में बेची, मतलब सीधी सी बात है आपको तो यहाँ पर लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है 15 रुपये का, क्योंकि 60 रुपये में खरीदी और 75 रुपये में बेची, तो 15 रुपये का आपको यहाँ पर लाभ हो रहा है। और लाभ निकालो चाहे क्रय मूल्य निकालो, दोनों आपका लाभ निकालो चाहे हानि निकालो, दोनों आप क्रय मूल्य पर ही लेते हैं। 25 × 75, 25 चुको 100, 3 5 15, 5 चुको 20, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 20%, और क्या होगा लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा था कि आपको बताना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x का 30% 72 है, x का 30% 72 है, तो x का मान बताओ। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये परसेंटेज का, और आप इसी क्वेश्चन से परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इस का मतलब जानना चाहिए। इस का मतलब क्या है, यहाँ पर गुणा। जब भी का आता है तो आपको गुणा करना होता है, और इंग्लिश में ऑफ आता है तो गुणा करना होता है। तो देखिए x का 30% मतलब 30/100 कितना है 72 है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूने 6, 3 चुको 12, x = आपका कितना हुआ 240। सीधा सिंपल सा आपका डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि m का 10% n के 20% के बराबर है, आप जो भी लैंग्वेज बोली जाए उसे साथ में लिखते चलें
ताकि आप समझने में इजी तरह से कर पाएँ। m का 10% n के 20% के बराबर है। अब यहाँ पर m का 10% मतलब 10/100 और n का 20% मतलब 20/100। 20/100 10 से आपका ये कैंसिल, तो आपको निकालना है m और n का अनुपात। तो आप जो वैल्यू है उन्हें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो m अनुपात n जो हुआ आपका 2:1 हुआ। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और जो प्रतिशत है, अनुपात है, ये सब को रिलेटेड है। तो आपको यदि प्रतिशत अच्छे से आता है तो आपको अनुपात करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि जो प्रैक्टिस पेपर नंबर 13 था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर भी और भी लेक्चर बनाएं। और आप सभी के लिए इससे पहले बहुत सारे लेक्चर प्रैक्टिस पेपर जो कि 13 तक के हैं प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आप उन सभी को देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए आप बहुत बेनिफिशियल होगा। और हम सभी टेट एग्ज़ाम के और भी अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उन सभी का आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सभी न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर 14 के साथ आपको जल्द ही क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। जब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।